अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाएँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू जी। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वरनक्कम। थैंक यू सो मच सर। बहुत टाइम के बाद आपको देखना, आप कहीं मेरे ख्याल है गए हुए थे। आपकी जी हाँ, पिक्चर मैं मैं देख रही थी छुट्टी गया फेसबुक हुआ था। वगैरह पे। और जी हाँ, और ये हफ्ता मतलब जो कल फ्राइडे खत्म हुआ वाज लास्ट वीक ऑफ क्लासेस। तो लास्ट वीक ऑफ क्लासेस हमेशा एक्साइटिंग होती है। स्टूडेंट्स को सारे असाइनमेंट्स जब ही याद आते हैं। जी हाँ। बिल्कुल। तो सर आज हम जरा बात करेंगे चाइना और इंडिया की, कि चाइना और इंडिया के लिए कहा जा रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे, उससे बेटर हो जाएगी इकोनॉमी चाइना और इंडिया की, यूएस से। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा? और ये साल भी बता दिया सर। जैसे अभी 2024 चल रहा है, 2075 तक वो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा। देखिए, वो जो रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं वो गोल्डमैन सैक्स की पहली अटेम्प्ट है टू फोरकास्ट सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन अगर आप उनकी 2030 की रिपोर्ट देखें, 2030 यानी आज से 8-9 साल बाद, ऑलरेडी चाइना इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस अमेरिका। वो बाय 2030, मैक्सिमम 2035 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चाइना विल पैरी। अभी जो करंट सूरत हाल है, यूएस इज एट $23 ट्रिलियन और चाइना इज एट $18 ट्रिलियन, यानी सिर्फ $5 ट्रिलियन का फर्क है। अमेरिका अमेरिका की 77% कुछ है चाइना। लेकिन अगर आप 2000 में देखते हैं, 20 साल पहले, तो चाइना वाज लाइक 10% ऑफ द यूएस। तो इतनी तेजी से वो इधर से ऐसा आ गई है तकरीबन, एंड इट विल क्रॉस ओवर। लेकिन अगर आपने वो रिपोर्ट देखा होगा, दैट रिपोर्ट आल्सो प्रिडिक्ट्स के द पेकिंग ऑर्डर जो है, चाइना, इंडिया, यूएस, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद नाइजीरिया, और छठी पोजीशन पे दे आर प्रिडिक्टिंग पाकिस्तान। सो वो 2075 ईयर की बात है। लेकिन वो 2075 ईयर में अगर projections हो रहे हैं, इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। सो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान विल बिकम द थर्ड बिगेस्ट कंट्री। बाज लोगों का एस्टिमेट है कि आप 500 बिलियन तक चले जाएंगे पॉपुलेशन में अगर कंट्रोल नहीं हुआ। सो इट विल बी अराउंड 500 मिलियन का पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की वजह से भी इकोनॉमी का साइज बढ़ जाता है। तो इंडिया और चाइना क्योंकि इतने बड़े हैं, इंडिया कहते हैं कि 10-12 साल में 1.6 बिलियन पे स्टेबलाइज होगा, यानी 1.6। और चाइना विल मे बी गो टू 1.2 बिलियन। तो इस पॉपुलेशन की वजह से भी दे विल। लेकिन अगर आप उनका जीडीपी के जो फोरकास्ट है वो अभी भी लो है। मतलब इन 2075 वो कह रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी विल बी अराउंड 35,000 US डॉलर, यानी अब जो यूएस की जीडीपी है उसका आधा रहेगा, सो मच लेटर। और आप इन्फ्लेशन को ऐड करके देख लें 75 तक, तो वो $30,000 की क्या वैल्यू हो गई। सो दैट फोरकास्ट इज नॉट गुड। और ये जो इकोनॉमिक फोरकास्ट होते हैं ना, हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह में है, हम लोग कभी कभी इकोनॉमिस्ट का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं गिवन ऑल थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट ये होता है। तो क्या कहते हैं, सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख के एक वेरिएबल को रखे, कॉस्ट अगर बढ़ा तो डिमांड पे क्या असर होगा। अरे दूसरी चीजों को भी देखें, मतलब क्लाइमेट का क्या असर होगा, आबादी, क्या जंगें होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल। उन्होंने कितनी जंगें फैक्टर की आज से लेके 2075 से। क्या यूक्रेन की जंग उन्होंने फैक्टर की थी उनके पिछले फोरकास्ट में। लेकिन दो तीन चीजें बहुत उसमें परेशान करने वाली रिपोर्ट है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। एक, वो कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट का जो बर्डन है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बजाय स्लोबलाइजेशन, यानी द इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ग्लोबली वो सारी की सारी स्लो हो जाएंगी, यानी रेट ऑफ ग्रोथ 2-3% ही रहेंगी, जिसके वजह से द रेट ऑफ ग्रोथ सारे मुल्कों के कम हो जाएंगे।
विच इज नॉट ए गुड न्यूज, बिकॉज ग्रोथ के बगैर आप नए जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते, स्पेशली जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब जैसा कि इंडिया में इलेक्शन आ रहा है 2024 में, शायद पाकिस्तान में 2023 में हो जाए, ठीक है, इलेक्शन में आप लड़ने गए, आपके दौर में मे भी 50-60 लाख बच्चे 12, 13, 14 साल के हैं, आपके टर्म खत्म हुए तक दे आर रेडी टू वर्क। उनके लिए अब आप जॉब्स, अब वो 18-19 साल के हो गए, जॉब्स नहीं मिल रहे, तो दे विल टर्न अगेंस्ट यू एज अ वोट। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इसके लिए इकोनॉमी हैज टू ग्रो टू क्रिएट न्यू जॉब्स। और हेल्थ केयर जो बेहतर से बेहतर होते जा रहा है, उसके वजह से ये भी हो रहा है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। लोग काम कम कर रहे हैं लेकिन जिंदा ज्यादा रह रहे हैं। सो जो लोग 80 के हैं, 90 के हैं, when do they stop working? 68, 65, जैसे अमेरिका में फुल सोशल सिक्योरिटी 67 पे मिल जाती है, तो 67 के बाद आप फुल टाइम अगर आप काम करें तो आपका नुकसान होता है, तो यूजुअली लोग रिटायरमेंट में चले जाते हैं। तो अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 95 है और 65 है, तो 30 इयर्स ऑफ अनप्रोडक्टिव लाइफ, और वो स्टेट पे बर्डन, हेल्थ सिस्टम पे बर्डन, तो ये सारी चीजें अगर आप फैक्टर करें, तो आई थिंक दोज कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडरेट है, दे विल डू वेल, और जिनके पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है उनकी इकोनॉमीज ग्रो जरूर करेंगी, बट क्वालिटेटिवली इट विल नॉट बी बेटर। और उस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दूसरे कंट्री थे जिनके पॉपुलेशन श्रिंक हो रहे हैं, जैसा कि जापान और साउथ कोरिया है, दे विल बी आउट ऑफ द टॉप 10। सिर्फ अमेरिका और जर्मनी ही रहेंगे, कह रहे हैं, in the top 10 of the economies. नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और तुर्की भी आ जाएगा टॉप 10। तो सर ये इस तरह की रिपोर्ट्स, आपका मतलब है कि कोई खास इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ये मतलब एक अंदाजे से ही जाहिर है बनी हुई होती हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि चाइना या इंडिया जो है वो अमेरिका से आगे बढ़ जाए और इकोनॉमी में? देखिए, अगर मतलब उस रिपोर्ट को देख के मैं साफ कह सकता हूं कि देयर इज नो डाउट कि द फ्यूचर विल बी चाइना, इंडिया, यूएस। ये तो मैं पहले से कह रहा हूं आपको, दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज व्हिच विल लेकिन सर बीच में ये भी बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर बीच में ये भी कहा जाता है कि चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो एक तरह से खराब हो रही है, चाइना भी एक तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो फिर इस रिपोर्ट में चाइना का नाम कैसे आ गया? देखिए, ये 2 जगह से ये न्यूज आती रहती है कि चाइना की इकोनॉमी, एक इंडिया की तरफ से, मतलब वो मुबालगा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है, चाइना 18 है। चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन बराबर है, यानी चाइना पर पर्सन इज 6 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव, 6 गुना ज्यादा बड़ी है इंडिया से। अब ये YouTube पर इस पे लोग अजीब अजीब एक इधर का किस्सा उधर का किस्सा लेके एपिसोडिकली दे आर ट्राइंग टू से चाइना की इकोनॉमी ठप हो गई, बोलने से नहीं होता वो। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में भी, फॉर एग्जांपल 1990s में जब ग्रोथ शुरू हो गई थी चाइना की, तो अगर आप 2014-2015 में जो प्रोमिनेंट चाइना वॉचर्स थे, उनका कहना था कि चाइना विल गेट स्टक इन, जो कहते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप, कि कंट्री तेजी से एक लेवल पे आके वो रुक जाते हैं, फिर वहां से मिडिल इनकम से हाई इनकम जाने के लिए जरा मुश्किल होती है। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इट इज एन अटेम्प्ट टू गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि चाइना का जो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको फ्रीडम्स तो नहीं है ज्यादा, बट दे डिमांड बेटर क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, यानी उनको ब्रांड कॉन्शियसनेस, ऑब्सेशन अगर आप देखें चाइना में कितना ज्यादा है, उनको वेकेशंस चाहिए, उनको छुट्टियां चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंजम्पशन। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज ए वे ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट चाइना के लिए, अपने स्टाफ के लिए। So, but China is the only country from the developing world जो यूएस से टेक्नोलॉजी में भी compete करने लगा है, you know, so that is very important. China is also producing 5th generation fighters वगैरह, तो टेक्नोलॉजी में China is ahead। दोनों सिवाय इंडिया और यूएस के,
चाइना की नेगेटिव फोरकास्ट इकोनॉमिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। तो आप किसी भी रिपोर्ट्स में देख लें, ये कह रहे हैं पैंडेमिक की वजह से रुक गया, पैंडेमिक की वजह से वो 4% पे आ गई है ग्रोथ, बट इट इज पैंडेमिक के हमेशा थोड़ी रहेगा, इट इज ऑलरेडी ही इज रिलैक्सिंग जी जिनपिंग ऑन द स्टफ। तो वो फोरकास्ट के जो कंडीशंस हैं, वो फोरकास्ट की कंडीशंस, वो दैट इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट ना, कि कोई ऐसी मेजर, इंडिया अगर पाकिस्तान, इंडिया चाइना की जंग हो जाती तो क्या विल दे बिकम 1 and 2? अगर वो दोनों अगर एक साल तक जंग लड़ लें जैसा यूक्रेन, और सो देयर आर लॉट ऑफ दीज अजम्पशंस इस रिपोर्ट्स में। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा 200-300 साल तक इंडिया चाइना विल डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर आप 1700 में चले जाएं, 17th सेंचुरी, जब शाहजहां एम्परर थे और औरंगजेब, तो शाहजहां से औरंगजेब के दौरान में इंडिया वाज नियरली 27, बाद एस्टिमेट करते हैं, बाद लोग कहते हैं कि 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। और अगर उसको चाइना ऐड कर देते हैं आप, इंडिया चाइना को, तो 50% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी सिर्फ इंडिया चाइना में थी। और ये 2075 में दे विल बी वेरी क्लोज टू 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। और हमेशा से ऐसे ही रहा है तारीख में। तो व्हाट इज हैपेंड इज कि ये जो बीच के जो इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड है, आप ले लें, मतलब 1850s से लेकर अभी तक, ये एक ऑड पीरियड है हिस्ट्री में जहां वेस्ट हैज इकोनॉमिकली डोमिनेटेड द वर्ल्ड। और वो दैट विल गो अवे। और द ओनली थिंग इज इंटरेस्टिंग इज के अमेरिका विल रिमेन इन द टॉप 3 बिकॉज अमेरिका भी अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। ग्रोथ रेट अमेरिका की गिर गई है पिछले 2-3 साल से पॉपुलेशन, बट वो इमिग्रेशन के थ्रू उसको कॉम्पनसेट कर लेता है। तो लेकिन पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम बिगर देन द यूएस, कहते हैं, इन लेस देन 20-30 years। मतलब आई डोंट नो हाउ लेकिन यू सर पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी पॉपुलेशन। मेरा तो ख्याल कि पाकिस्तान को इस तरह का कुछ करना चाहिए, बल्कि कंट्रोल करना चाहिए। मगर सर अगर चाइना को देखें तो चाइना और सऊदी अरब जो है वो भी हमें लग रहा है कि उनके भी जो है आपस में टर्म्स जो है वो काफी अच्छे जा रहे हैं। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो सऊदी अरब के विजिट पे थे, उसको आप कैसे देखते हैं उस विजिट को? देखिए, वो आई थिंक दैट इज गोइंग, उन्होंने 34 एग्रीमेंट साइन किए हैं और सम ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब उससे साफ नजर आ रहा है कि दे आर आल्सो लुकिंग बियॉन्ड ऑयल, ग्लोबल इकोनॉमी, फ्यूचर इकोनॉमी बियॉन्ड ऑयल, उस पर भी उनकी नजर है। तो मुझे लगता है कि अगर वो 34 एग्रीमेंट्स जो उन्होंने किए हैं उसके अगर आधे भी कर लेते हैं तो दिस विल बी ए ग्लोबल गेम चेंजर। पहली चीज ये हो गई है कि अमेरिका जो स्टेडीली विड्रॉ हो रहा है मिडल ईस्ट से, जो पावर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसमें चाइना को अब फॉर्मली एंट्री हो गई है, दरवाजा खोल दिया है सऊदी अरब ने। और ये सिर्फ दिस वाज नॉट अ मीटिंग बिटवीन चाइना और सऊदी अरेबिया, दिस इज, मतलब उन्होंने अपने सारे अरब दोस्तों को वगैरह लेकर आए थे वहां पे। तो चाइना अरब समिट हुई, चाइना जीसीसी की भी मीटिंग हुई, फिर चाइना सऊदी अरेबिया की भी हुई है। तो उसमें कई चीजें हो रही है। एक तो चाइना का मेजर एफर्ट ये है कि जो ट्रेड है उसको युआन में कन्वर्ट कर दे जितना ज्यादा हो सके। चाइना और सऊदी अरेबिया का जो म्यूचुअल ट्रेड ऑलरेडी इज मोर देन डबल ऑफ द यूएस इन टर्म्स ऑफ ऑयल वगैरह। चाइना का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर सऊदी अरेबिया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रशिया उसको डिस्काउंट पे दे रहा है। रशिया से जो वो तेल खरीद रहे हैं, इट कुड बिकम परमानेंट अगर वेस्टर्न सैंक्शंस परमानेंट रहे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो रशिया उसको हमेशा डिस्काउंट पे देगा। तो सो दे विल कम बैक टू वेस्टर्न अरब ऑयल। दूसरी चीज ये है कि जो सऊदी अरेबिया हैज बिकम इनसिक्योर अबाउट अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज, और अमेरिका में काफी पिछले 2 साल से एंटी सऊदी रेटरिक हुई है। तो मैंने अभी एक्चुअली एक शो किया है मेरे शो पर ऑन दिस रिलेशन, जिसमें मैंने वीडियोस लगाए हैं बाइडेन की तकरीर की, आर्टिकल्स लगाए हैं जिसमें वी नीड टू रीथिंक
आवर रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। तो इस तरह से अमेरिका में धमकियां दे रहे थे सऊदी अरेबिया को कि भाई वी विल अबैंडन यू, और हम आपको हथियार नहीं बेचेंगे, और हथियार बेचना एकदम रोक दिया है अमेरिका में। तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया हैज मूव फास्टर देन द यूएस इस मसले पर कि आप मुझे तलाक देने से पहले मैं आपको ये तलाक ये 2 तलाक दे रहे हूँ, अब तीसरी बाकी है। तो so that is what Saudi Arabia has done, I think, कि it has preempted America। और यहाँ पे बड़ा गुस्सा है उसकी वजह से। आपने देखा $450 मिलियन अमेरिका ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया कि ताइवान को हम दे देंगे। दिस इज लाइक रिवेंज अगेंस्ट चाइना। बट अगर ये अग्रीमेंट्स होते हैं तो चाइना इज इन द मिडल ईस्ट इन ए बिग वे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा हैं। ऑलरेडी अरामको ने चाइना में $10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है ऑयल रिफाइनरी में। दिस इज द बिगेस्ट फॉरेन सिंगल इन्वेस्टमेंट इन चाइना। और चाइना की तरफ से भी ये जो, तो इनके दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और सऊदी अरेबिया का 2030 विजन है। तो इन दोनों को लेकर वो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाह रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि सऊदी अरेबिया का जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं ना, ये जो मुल्क जिनके पास सरप्लस कैश है, दे क्रिएट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो सऊदी अरेबिया इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन चाइना थ्रू इट्स सॉवरेन वेल्थ फंड। तो एक किस्म से दोनों एक दूसरे में, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करता है उसमें डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो अगर आप बहुत सारे पैसे डाल के बैठे हुए हैं दूसरे मुल्क में, तो आप मजबूरन आपके ताल्लुकात will have to be good because you can't afford to have bad relations। तो in that sense वो एक दूसरे को यूं कहिए कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मजबूर कर रहे हैं। अगर दो लोग क्विकली शादी करके रेंट करें अपार्टमेंट, या शादी करके एक बहुत ही बड़ा घर खरीद ले जिसकी मॉर्गेज बहुत ज्यादा होता है, यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग दे विल हैव टू स्टे टुगेदर। तो फाइनेंशियल implications ऑफ सेपरेशन विल बी हायर। तो दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग विद सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबिया को कमिट कर रहा है फॉर ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और मुझे लगता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ अरब मुल्क वो ज्यादा खुश नहीं है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से। आजकल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मुझे लगता है कि इजराइल का चाय वाला बन के रह गया। चाय लेकर आओ, बिस्किट लेकर आओ, यूएन में जाके सैंक्शंस करवा दो, इब्राहिमिक लिंक्स करा दो। अगर आप देखें जो जी की जो अचीवमेंट की लिस्ट है, 34 अग्रीमेंट्स आपने देखा होगा, सऊदी एम्बेसी वगैरह उसको सब पब्लिश किए हैं। मैंने जाके कंपेयर किया कि जब बाइडेन गए थे एमबीएस से मिलने, उनकी 3 ही अचीवमेंट्स थे। और एक अचीवमेंट ये था कि इजरायली फ्लाइट्स ओवर सऊदी अरेबिया, 2 इजराइल के लिए थे, एक वो आर्म्स के बारे में था जो बंद कर दिया। तो देयर वाज नो एडवांसमेंट इन यूएस इंटरेस्ट या सऊदी इंटरेस्ट बाइडेन की ट्रिप से, सिर्फ इजराइल को फायदा हुआ। और वो जो थोड़ा बहुत 1-1.5 महीने के लिए तेल की कीमत एमबीएस ने कम कर दी वो फोटो के बदले, फोटो ऑप के बदले, और दैट वाज द ओनली डेवलपमेंट। तो इस तरह से द पीपल इन द मिडल ईस्ट जो काफी डिपेंडेंट है अमेरिका पे डिफेंस के लिए और दूसरी चीजों के लिए, गाइडेंस के लिए, आर अनहैप्पी कि दे आर नॉट गेटिंग द सेम अटेंशन जिसके वो आदी थे। और दूसरी चीज ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो खासतौर से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब कहते रहते हैं कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड इज ए कोड वर्ड फॉर ए वर्ल्ड विथ लेस अमेरिकन इन्फ्लुएंस। अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस उतना ही रहता जो पहले था तो इट विल बी ए यूनिपोलर वर्ल्ड। तो सऊदी अरेबिया इज आल्सो, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वेरी मच लाइक इंडिया होती जा रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, वी आर लिविंग इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है हम उसको कंटिन्यू करेंगे, इट इज अप टू अमेरिका। अगर अमेरिका चाहता है कि वो बढ़ाए तो वो बढ़ाए, अगर अमेरिका कम करेगा तो हम डरेंगे नहीं, हम दूसरे दोस्त बना लेंगे। लेकिन हम चाइना के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात भी। इंडिया में भी सऊदी अरेबिया ने तकरीबन $100 बिलियन कमिट किया है इन्वेस्टमेंट, राइट। सो दीज आर द ब्रॉड थिंग। तो जैसा इंडिया कहती है कि हम सबसे रिश्ते रखेंगे, सऊदी अरेबिया भी आप कह रही है कि हम सबसे रिश्ते रखें। ये मल्टी
अलाइनमेंट की पॉलिसी अब काफी फैलने लगे। कजाकिस्तान भी उसको मल्टी वेक्टर पॉलिसी कहता है। तो कजाकिस्तान को देख लें आप, इनको देख लें, सऊदी अरब को देख लें, इंडिया को देख लें, सो दे आर ऑल बिकमिंग। लेकिन सर ये तो अच्छा है कि सबसे अगर सबके साथ अगर वो हो, टर्म्स हो, सबके साथ बातचीत हो तो अच्छा है, बजाय इसके कि ब्लॉक बना के बैठ जाते हैं कि ये 2 साथ हैं और वो 3 साथ हैं। देयर आर मुश्किलात अलग पैदा होती हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका आर्किटेक्चर है, वो हेविली अमेरिकनाइज्ड है। उनके पास काफी एडवांस्ड, मतलब शायद इजराइल और नेटो के मुल्कों के अलावा सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एडवांस्ड वेपनरी है। मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा एडवांस्ड अमेरिकन वेपन्स है उनके पास। तो अब चाइना का जो मिलिट्री अरेंजमेंट्स होंगे और खासतौर से आईटी में जो एडवांसमेंट्स हो गए, हुआवे उनकी जो कंपनी है चाइना की, उसके साथ भी काफी डील्स हो रहे हैं। तो उससे देयर इज ए चांसेस के देयर विल बी लॉट ऑफ लीक ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका में पिछले 25-30 साल से एक मुसलसिल चाइना के खिलाफ 2 शिकायतें कांस्टेंट है कि चाइना करेंसी मैनिपुलेट करता है, दूसरा बिजनेस एस्पियोनाज के सीक्रेट्स चुराता है, साइंटिफिक सीक्रेट्स बार बार चुराता है। इसमें इजराइल भी काफी चाइना को अमेरिकन हथियार वगैरह लिटरली बेच दिए, सोल्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी टू चाइना। तो अमेरिका में बहुत शिकायतें हैं कि दे आर गोइंग टू स्टील। तो सऊदी अरेबिया कुड आल्सो बिकम वेन्यू जहां पे ऑलरेडी एडवांस अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, और अगर चाइना इमीडिएटली आता है टू टू कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसको समझ में आ जाएगा ना। इट्स सो सो दैट इज सम ऑफ द चैलेंजेस जो आने वाले हैं। लेकिन कैन चाइना डिलीवर, ये भी तो सवाल है ना। कैन चाइना डिलीवर? इज चाइना एज रिलायबल ए पार्टनर? अमेरिका ने तो सऊदी अरेबिया के लिए एक जंग भी लड़ी है। पहला गल्फ वॉर वाज अबाउट प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया फ्रॉम सद्दाम हुसैन। कुवैत के लिए उतना नहीं था वो जितना सऊदी अरब के लिए था। तो मतलब अमेरिका हैज प्रूवन इन द पास्ट कि इट वाज अ गुड फ्रेंड फॉर सऊदी अरेबिया। और अब जो है सो खैर, इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि 2024 में अगर बाइडन नहीं बनते हैं प्रेसिडेंट, तो शायद जो नए प्रेसिडेंट आए दे मे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू सऊदी अरेबिया। ट्रम्प के चांसेस तो बहुत कम है मेरी नजर में। लेकिन अगर आप 2017 में जब ट्रम्प गए थे तो बाकायदा वहां पे तो ईद मनाई जा रही थी, ट्रम्प के साथ नाच रहे थे वो तलवार, याद है सीन, वो डांसेस वगैरह, बहुत खुशियां मनाई गई। इस बार बाइडेन के साथ द सेम थिंग वाज नॉट ट्रू। तो एक किस्म से अगर आप देखें, बोथ इजराइल एंड सऊदी अरेबिया आर बिकमिंग क्लोजर टू द रिपब्लिकन पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अगर रिपब्लिकन्स व्हाइट हाउस जीत जाते हैं, अगर फ्लोरिडा के गवर्नर डिसैंटिस आ जाते हैं, तो आई थिंक कि इमीडिएटली यू विल सी अ शिफ्ट इन यूएस सऊदी रिलेशंस। बिल्कुल, इसका मतलब है सर कि आगे 2-3 साल में हम बहुत कुछ चेंज होता हुआ देखेंगे, अमेरिका में भी और चाइना, सऊदी अरब में भी, और साथ-साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी हमें काफ़ी चेंजेस नज़र आने वाले हैं। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि लोगों को थोड़ा-सा तैयार रहना चाहिए और देखते हैं, लेकिन पॉजिटिव चेंज जो है वो आए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं जी, बहुत सर, जी। एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ जाते आते कि इट डिपेंड्स ऑन के अमेरिकन एलिट कैसा बात करी ना। वी हैव मिस द बस। अगर हम चाइना के साथ जंग लड़ लेते 15-20 साल पहले जी। 1990s में, तो शायद चाइना इतनी तरक्की ना करता। अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल। अमेरिका ने WTO में लेकर आया चाइना को, अमेरिका ने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया। लिटरली ये चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमेरिका फॉरेन पॉलिसी ना। तो अब अमेरिका के जो एलीट है, हाउ आर वी गोइंग टू रिएक्ट टू टू दिस प्रिडिक्शंस कि चाइना इज गोइंग टू बिकम। सो क्या हम जैसा किशोर महबूबानी की एक किताब है कि चाइना इज ऑलरेडी नंबर 1, कैन अमेरिका एडजस्ट टू बीइंग नंबर 2। सो तो दैट इज वेयर ये इंडिया और चाइना अमेरिका के जो ताल्लुकात है क्वाड वगैरह में, देयर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेरिका अगर इंडिया के साथ बहुत ही करीब पार्टनर बन जाता है आइंदा 10-15-20 साल में, तो इंडिया US will be 1 and China will be 2।
लेकिन अगर ये तीनों बिल्कुल। अलग अलग हो जाते हैं, देन चाइना हुँ। बिकम्स वन एंड यूएस बिकम्स थ्री. So that is the key के America how it manages its foreign policy, and वहाँ पे India becomes the kingmaker. If it aligns with the US, then US is king. If it does not align with US, then China is king. बिल्कुल सर, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सर आज आपने वैसे जाते थे मैं ये भी कहूँगा, आपने आज 2 एग्ज़ाम्पल्स दी और एक डिवोर्स के ऊपर थी और एक शादी पे थी। तो मेरा ख़्याल है कि होपफुली आप इन दोनों में से कुछ नहीं करने जा रहे, क्योंकि आपने दोनों एग्ज़ाम्पल्स जो दी थी, सॉरी, मगर मुझे माइंड में यही चला था, मैंने कहा सर ने आज 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए और दोनों बड़ी खतरनाक है। ख़ैर सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। Thank you very much.